इंडेस 103। ठीक है, नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन। इंडेस 103, the name is बिजनेस कॉम्बिनेशन। देखिए आजकल के दौर में जब टेक्नोलॉजी के चलते अब बड़े लेवल पर बिजनेस करना बड़ा आसान हो गया है, तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है, तभी ना उसकी अकाउंटिंग की बात की जाएगी। पहले मैं आपको जनरल मीनिंग समझा रहा हूं, फिर मैं आपको लीगल मीनिंग बताऊंगा। ठीक है ना, जनरल के बाद लीगल। जनरल ये है कि देखिए ना, एक कंपनी चल रही है कोई ए, ये बड़ी जरूरी है, एक बड़ी कंपनी है बी, उसने टेक ओवर कर लिया। आप पेपर में पढ़ते हो फलानी कंपनी ने खरीद लिया। अभी पीछे एसीसी को खरीद लिया था अडानी वालों ने, इंडिया सीमेंट को खरीद लिया अल्ट्राटेक वालों ने। और आप पेपर पढ़िए तो हर 10-15 दिन पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेल परचेज की बात होगी। तो एक सेल परचेज होता है एसेट का, कि हमने जमीन खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, मशीन खरीद लिया, और एक होता है बिजनेस खरीद लिया, मतलब इनका जो बिजनेस है वो बिजनेस टेक ओवर कर लिया। ठीक है, तो हमें यहाँ जो पढ़ना है वो एसेट का परचेज नहीं पढ़ना है। एसेट के परचेज के लिए तो जो वाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ेंगे, इंडेस आपने देखा ही नाम से वहां दिया हुआ था, इंडेस 16 दिया हुआ था, इंडेस 38 दिया था इंटेंजिबल के लिए, वो सब तो आपको पढ़ना ही है। लेकिन एसेट का रिकॉर्डिंग अलग तरीके से होना चाहिए, क्योंकि एक एसेट की बात हो रही है, दो एसेट की बात हो रही है, और बिजनेस की बात किसी और तरीके से होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये बेसिकली इसी काम के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि ए और बी दो कंपनी है, दोनों ने मिल के कंपनी सी बना दी, ऐसा भी होता है। मतलब दोनों मिल गए, किसी ने किसी को टेक ओवर नहीं किया, मर्ज कर लिया। ऐसा भी होता है, कंपनी ए है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने एक बिजनेस डेवलप किया और बिजनेस बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इस कंपनी को बाहर कर दिया, एक अलग कंपनी बना दी, न्यू कंपनी। तो इसको बोलते हैं मर्जर, और इसको बोलते हैं डी मर्जर, या कई बार स्पिन ऑफ भी बोलते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बेसिकली लीगल बातें हैं। अकाउंटेंसी आजकल लीगल फॉर्म में नहीं चलता, आजकल अकाउंटेंसी चलता है सब्सटेंस, ट्रांजेक्शन्स की हकीकत को देख के। तो इसीलिए इस इंड एस के अंदर इस तरह के लीगल फॉर्म की बात नहीं की गई। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि देखो टेक ओवर हो सकता है, दो या दो से अधिक कंपनियां मिलकर मर्जर कर सकती हैं, एक कंपनी अपना हिस्सा बाहर कर देती है, इसको कई बार स्पिन ऑफ भी बोलते हैं। जैसे देखिए ना, रिलायंस रिटेल पहले रिलायंस इंडस्ट्री का पार्ट था, अब अलग कर दिया। जियो पहले रिलायंस इंडस्ट्री का पार्ट था, अब अलग कर दिया। रिलायंस फिनांस पहले रिलायंस का पार्ट था, अब उसको अलग कर दिया। मतलब यहाँ पे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनका अलग घर खरीद के दे दिए, जाओ भाई तुम अपने अलग घर में रहो। इसी को बोलते हैं डिमर्जर या स्पिन ऑफ। ठीक है ना, तो इस एस के अंदर, इस इंड एस के अंदर सब कुछ कवर किया जाए। आपको सीए फाइनल में या सी में फाइनल में एस पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि देखो जॉब तो अपनी कंपनियों में लगेगी, बड़ी कंपनियों में लगेगी, और बड़ी कंपनियों पर इंडेक्स लागू होता है। जिसका भी 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, या 50 करोड़ से ज्यादा बोरोइंग है, या कोई लिस्टेड कंपनी है, तो वो सब कंपनियां पे इंडेक्स लगता है। इसलिए एस आपको नहीं पढ़ना, बस डिफरेंस बताना है कि भाई एस में क्या था और इसमें क्या है, वो भी कुछ खास नहीं होता, मेन तो यही पढ़ना है। ठीक है, तो ये था जनरल मीनिंग। ठीक है दोस्त, अब मैं आपको इसका लीगल मीनिंग बताऊंगा। आपको लिखना है, ये लिख लीजिए। बाकी मैं इसका नोट्स भी दूंगा, लेकिन अपने हाथ से लिखना अलग बात है।
हो गया। चलिए मैं यहीं से शुरू करता हूं। C1 कॉन्सेप्ट 1, स्कोप ऑफ इंडेस। जब भी कोई लॉ होता है ना बेटा, तो वो लॉ अपनी परिधि डिसाइड कर लेता है कि भाई हम कहां अप्लाई होंगे और कहां अप्लाई नहीं होंगे। तो उस तरह से एस भी, इंडेस भी अपनी परिधि डिसाइड कर लेता है। ये कहता है कि अप्लाई टू ए ट्रांजेक्शन, आराम से लिख दीजिए, रिलैक्स होकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्पीड में क्लास चलेगी। और अदर इवेंट दैट मीट द definition of business combination। मतलब हम ऐसा वैसा मत समझिए कि हम कहीं भी अप्लाई हो जाएंगे। हमारे अप्लाई होने की शर्त क्या है कि भाई एक बिजनेस कॉम्बिनेशन को हम डिफाइन करेंगे थोड़ी देर में। अरे भाई रुक जा, थोड़ी देर में बताएंगे हम। और जो बिजनेस कॉम्बिनेशन के डिफिनेशन को पूरा करेगा, हम बस वहीं लागू होंगे और कहीं भी हम लागू नहीं होंगे। ठीक बात है। चलिए दूसरी बात कि भाई कहां नहीं लागू होंगे, तो नॉट अप्लाई टू, हम अप्लाई नहीं होंगे, यहां अप्लाई होंगे और यहां नहीं होंगे। नॉट अप्लाई टू नंबर ए, फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट अरेंजमेंट। ऐसा है कि इसके लिए एक अलग से इंडेस बना हुआ है, और जब किसी के लिए अलग से इंडेस बना होता है तो जनरल इंडेस उस पर लागू नहीं होता। अब चूंकि आपने पढ़ा है पार्टनरशिप एक्ट, अब पार्टनरशिप एक्ट जब है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों लागू होगा, है कि नहीं? पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा भाई उसके ऊपर। तो यहां पे अगर कोई ज्वाइंट एग्रीमेंट फॉर्म हो रहा है जिसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर इंडेस है, लेकिन उसका इंडेस कौन सा नंबर है? 28 है, वहां पे लागू नहीं होगा। और दूसरा, एक्विजिशन ऑफ एन एसेट और ए ग्रुप ऑफ एसेट्स that does not constitute a business। मतलब बिजनेस पे बहुत ज्यादा जोर है। अगर बिजनेस नहीं कंस्टिट्यूट हो रहा है तो चाहे कितने भी एसेट आप खरीद लें, उसको हम एसेट एक्विजिशन बोलेंगे। उस पे बाकी जो एस होते हैं, जैसे कि इंडेस 2 है, इंडेस 16 है, इंडेस 38 है, ये सब लगेंगे। इंडेस 109 है, अभी कल ही खत्म हुआ था 109, ये सब चलेगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन वैसे कुछ नहीं चलेगा। एस 103 लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब बड़ा जरूरी हो गया बेटा कि पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन की डिफिनेशन पता लगा लें, क्योंकि अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है तो ये इंडेस कोई काम का नहीं है। ये लगता है उसी के ऊपर है, भले ज्वाइंट एग्रीमेंट हो, कितना भी एसेट खरीद लो, उसके ऊपर नहीं लगता। तो यहीं से शुरू होता है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2। जरूर लिखते जाइएगा C1 C2, इससे आपको आइडिया रहेगा कि अब यहां कुछ अलग चीज है। आइए बात करते हैं व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। और ये जो मैं बता रहा हूं बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये एज पर इंडेस 103 बता रहा हूं। हो सकता है किसी और लॉ में, किसी और एक्ट में, किसी और जगह पे इसका मीनिंग कुछ और हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें इसके मतलब से मतलब डिक्शनरी में हो सकता है कोई और मीनिंग हो, ठीक है कि नहीं?
जब किसी एक्ट में किसी वर्ड को डिफाइन कर दिया जाता है तो उस वर्ड का वही मीनिंग होता है, भले उसका लिटरल मीनिंग कुछ और हो। तो लिखिए बिजनेस कॉम्बिनेशन। भाई बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है? तो बिजनेस कॉम्बिनेशन को डिफाइन किया गया है कि भाई बिजनेस कॉम्बिनेशन, हम पहले मीनिंग बता देते हैं, या मैं कहूंगा बात गलत होगा, डिफिनीशन बोल रहा हूं मैं, मीनिंग क्यों बोलूं? डिफिनीशन है अकर व्हेन एन एंटिटी obtain control of a business। तो आप इसमें एक बात ध्यान दे रहे हैं कि भाई दो वर्ड आ गया नया नया, बताइए कौन सा? एक कंट्रोल और एक बिजनेस। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए जरूरी है कि कोई बिजनेस हो और कोई उसको कंट्रोल करे। ठीक बात है। देखिए इसमें दो पार्टी होते हैं। कौन सी दो पार्टीज होंगी भाई? एक होगा एक्वायरर और एक होगा एक्वायरी। एक्वायरर वो होगा हु ऑब्टेन कंट्रोल। ठीक है। और एक्वायरी वो होगा ऑन विच कंट्रोल या हुज कंट्रोल इज एक्वायर्ड बाई, या ऑब्टेन वर्ड लिख देता हूं। इंग्लिश की यही बड़ी खूबसूरती है, एक चीज के बड़े शब्द हो गए हैं। ऑब्टेन्ड बाई एक्वायरर, इसका लिटरल मीनिंग मैं लिख देता हूं बेटा, आपको आसानी रहेगी। इसको हम लोग बोलते हैं परचेजिंग कंपनी, लेकिन ये वर्ड एएस में नहीं इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा, आपके नॉलेज के लिए लिख देता हूं। परचेजिंग कंपनी का मतलब क्या होता है? जो परचेज कर रहा है। और एक्वायरर कौन हो गया भाई? एक्वायरर वो है जो सेलिंग कंपनी है, कई बार बोलते हैं वेंडर, जो अपने बिजनेस को बेच रहा हो। तो दो पार्टी का होना जरूरी है, अगर दो पार्टी नहीं है तो बात नहीं बनेगी। जैसे कोई ए है, ये अपना बिजनेस बी के कंट्रोल में दे रहे हैं, यहां वर्ड सेल नहीं है, कंट्रोल है। ठीक है, वो मतलब सेल ही है वैसे मोटे तौर पे। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि भाई ये है एक्वायरी। एक्वायरी, ठीक है ना, ये है एक्वायरर। एक्वायरर, ये हो गया वेंडर और ये हो गया परचेज। ठीक बात है। तो पहली बात तो ये होना चाहिए कि दो लोग होने चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। अब चलिए नंबर 2, आप अपने आप को एक्वायर थोड़ा ना कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा ना बेच सकते हैं। अब नंबर 3, ये पॉइंट मैं दे रहा हूं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में ये सब बातें हमें ध्यान देनी है। अब देखिए कंट्रोल हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? कंट्रोल कैन बी, अच्छा पहले कंट्रोल का मतलब बता देते हैं। कंट्रोल, कंट्रोल जो है वो डिफाइन किया गया है, यहां नहीं किया गया है। 110 एक केस आएगा, इसके अगला चैप्टर जो है ना कंसोलिडेशन, वहां पे बात कंट्रोल की गई है।
वहां पे कंट्रोल के बारे में कहा गया है कि कंट्रोल का मतलब है एक्विजिशन ऑफ more than 50% of voting power or control on composition of, आपने सुना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लॉ में पढ़ा होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो कंट्रोल का मतलब यही दो है कि डिफाइंड इन इंड एस 110, यहां पे नहीं है डिफिनेशन, फिर बता रहा हूं। इसने बोला कि भाई वही मीनिंग होगा जो 110 में है, और 110 हमें अगला इंडेक्स वही पढ़ना है, अगला चैप्टर, इसलिए कोई परेशानी नहीं है कि भाई 50% ऑफ द वोटिंग पावर से ज्यादा हो। वोटिंग पावर मतलब जिसको वोट देने का राइट है होगा, तो फिर आपका कंट्रोल हो ही गया। आप जो चाहे रेजोल्यूशन पास कर लेंगे। मोदी जी के पास रेजोल्यूशन है कोई 50 पर ज्यादा, तो जो बिल चाहे पास करा लेते हैं कि नहीं करा लेते हैं, ठीक है, नहीं होता तो नहीं करा पाते, तो कंट्रोल। दूसरा, कंट्रोल ऑन कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कंपोजिशन है, मान लीजिए 7 है, तो 7 में से 4 आपके हैं, 4 आपके हैं मतलब 4 को अपॉइंट करने की पावर रखते हैं आप, 4 को हटाने की पावर रखते हैं। 8 है तो 8 में से 5 आपके हैं, ठीक है ना, 5 को हटाने या अपॉइंट करने की पावर रखते हैं, तो इसको बोलेंगे कंट्रोल। ठीक बात है। अब कंट्रोल हम कई तरह से हासिल कर सकते हैं। कंट्रोल कैन बी एक्वायर्ड by acquisition of net asset। क्या आप उस कंपनी के नेट एसेट को खरीद लीजिए, कंपनी आपकी हो जाएगी, या एक्वायरिंग सफिशियंट, सफिशियंट का वही मोर देन 50%, इक्विटी इंटरेस्ट, क्योंकि वोटिंग पावर तो इक्विटी को ही होता है, प्रेफरेंस को तो होता नहीं है। तो कंट्रोल आप इस तरह से कर सकते हैं। कंट्रोल कैन बी एक्वायर्ड बाय एक्विजिशन ऑफ नेट एसेट और एक्वायरिंग सफिशिएंट इक्विटी इंटरेस्ट। अब कंट्रोल आप कहीं एक्वायर करेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में तो कोई आपको कंपनी देगा नहीं, तो कंसिडरेशन फॉर कंट्रोल कई तरीके से हो सकता है। हो सकता है कि बाय ट्रांसफरिंग, या पेमेंट लिखते हैं, बाय पेमेंट इन कैश, कैश इक्विवेलेंट, या कोई अदर एसेट आपने दे दिया। ऐसा भी तो सकता है आपने कोई अपना बिजनेस दे दिया और उससे कोई बिजनेस ले लिया, ऐसा भी होता है। एक्सचेंज ऑफर जिसको बोलते हैं हम, बार्टर सिस्टम। बाय इशुइंग इक्विटी इंटरेस्ट, भाई शेयर वगैरह आपने इशू कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। बाय इनकरिंग लायबिलिटी, जैसे आपने डिबेंचर इशू कर दिया, आपने लोन ले लिया कि भाई हम बाद में आपको पैसे देंगे, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ एबव। कॉम्बिनेशन ऑफ एबव का मतलब क्या है कि भाई मैंने आपको 50% कैश दे दिया, 30% इक्विटी दे दिया और थोड़ा सा लोन दे दिया, थोड़ा कैश हो गया, थोड़ा इक्विटी हो गया, थोड़ा डिबेंचर दे दिया, ऐसा हो सकता है कि नहीं।
मिक्स भी चल सकता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या बात करी? हम लोगों ने बात करी कंट्रोल की। फिर से बता देते हैं, कंट्रोल का मतलब किसी की वोटिंग पावर में 50% ज्यादा खरीदना या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करना। ठीक है, अब ये आप चाहे तो नेट एसेट एक्वायर कर लें या उसका इक्विटी इंटरेस्ट खरीद लें, जैसे भी कर लें, कैश दें, इश्यू ऑफ शेयर करें, लायबिलिटी डिवेंचर एज्यूम करें, या इसका कॉम्बिनेशन, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 6, भाई बिजनेस बहुत जरूरी बात है। हम बिजनेस की बात कर लें अब जरा, क्या मतलब है बिजनेस? बिजनेस को तो कई सेंस में लोग वो करते हैं। तो बोला गया कि बिजनेस का मतलब, इसका मीनिंग है एक बार थोड़ा सा बता दूं मैं, इंटर से फाइनल में थोड़ा फर्क है। इंटर में क्या था कि चीजें गैप के बेसिस पे थी। तो गैप में क्या था कि हम लोग पढ़ते, देखो एक्रूअल बेसिस पे इसको इनकम मानना है, इसको एक्सपेंस मानना है, प्रूडेंस बेसिस पे प्रोविजन बना लेना है, तो वो ब्रॉड था। फाइनल में क्या है कि लीगल बेसिस पे। तो इसीलिए इतना सब मैं लिख रहा हूं, आपको लग रहा हो कि हम लॉ की क्लास में बैठे हैं। लॉ की क्लास ही समझ के बैठिए इसको, एकदम लॉ की तरह ही पढ़ेंगे, बीच बीच में अकाउंट का तड़का आएगा, लेकिन मेन तो लॉ है। अब आपको जनरल थोड़ा ना सिखाई जाएगी, जनरल आपको नहीं आती क्या? किसी भी चीज की जनरल कर देंगे आप? इसीलिए आपके फाइनल के सिलेबस में जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ नहीं। सीधा फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है, पीएल और बैलेंस शीट पे। लेकिन पीएल और बैलेंस शीट भी डिफरेंट परिस्थितियों में, जैसे हम लोग पढ़ेंगे इंडेस 12, वो केवल डेफर्ड टैक्स की बात करेगा, जो आपके इंटर में कहीं था ही नहीं। हम लोग पढ़ेंगे इंडेस 37 प्रोविजन, तो प्रोविजन में वैसा नहीं पढ़ेंगे से अपने इंटर में पढ़ाएंगे, डेटर का 10% बना दो। कैसे बनाए प्रोविजन, क्यों बनाए प्रोविजन, कितना बनाए प्रोविजन, ये भी तो कभी चेक करना होगा। वहां तो क्वेश्चन लिखा होता है 10% प्रोविजन बना दो, बट कभी आपने सोचा वो 10% कैसे आया? 5 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं? तो उन परिस्थितियों को चेक करने का नाम ही इंडेस है। ये नहीं कि कोई अपनी मर्जी से 10% बना दे, कोई 15 बना दे। 10 और 15 भी कैसे डिसाइड किया जाएगा, खूब खोद खोद के हम लोग इंडेस 37 में पढ़ेंगे। और ये 37 नहीं, आपने देखा कितने सारे इंडेस आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना, सबकी बात करेंगे। थोड़ा इंटर में था इंडेस, थोड़ा बहुत था, पढ़े थे, ये छोड़ दिया था। अच्छा, क्वेश्चन नहीं आता तो बच्चे भी चलो छोड़ो, हटाओ यार। चलिए, यहां तो सारा वही है। चलिए, बिजनेस। बिजनेस के बारे में कहा गया है कि बिजनेस का मतलब है, बिजनेस कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। मतलब जहां इनपुट हो, जहां पे आउटपुट हो, और जहां पे बताइए क्या हो, एक प्रोसेस हो। अब मैं डिटेल बताता हूं कि भाई इनपुट क्या है। इनपुट को डिफाइन किया गया है, आइए बेटा बैठिए, किताब ले लीजिए वहां से। हाँ, 5। इनपुट का मतलब एनी इकोनॉमिक रिसोर्स
that create output or has the ability, एक पन्ना बेटा छोड़ दीजिएगा, अब ज्यादा नहीं हुआ है, ये 2 पन्ना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हैज द एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ outputs when one or more processes are applied on it. बेटा मैं थोड़ा दोहरा दूं, सुन लीजिए, 1 मिनट के लिए आयुष। हम लोग बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। इस इंडेक्स 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन कहता है 2 पार्टी हो, एक तो परचेजिंग और एक सेलर हो। यहाँ पे नाम एक्वायरर और एक्वायरी दिया गया है। और बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब है कि बिजनेस हो, तभी तो उसके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। और उसका कोई कंट्रोल अप्लाई कर, मतलब बिजनेस का कंट्रोल एक्वायर करना ही बिजनेस कॉम्बिनेशन। कंट्रोल का वही मतलब है जो इंडेक्स 110 यानी कि 21 में आपने पढ़ा है कि वोटिंग पावर में कंट्रोल हो जाए 50% से ज्यादा, और या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंट्रोल हो जाए। कंसल्टेशन में नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, वही वाला है। तो कंट्रोल तो वो हो। अब पढ़ा रहे हैं बिजनेस क्या है। बिजनेस में कहा कि 3 चीजें होंगी, कौन कौन सी? इनपुट होगा, प्रोसेस होगा और आउटपुट होगा। ठीक है, इनपुट क्या होगा आप समझते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स जो कैपेबल हो किस चीज के लिए, आउटपुट को कंट्रीब्यूट करने के लिए, जब कोई प्रोसेस अप्लाई किया जाए। देखिए ये प्रोसेस है, ठीक है, इसमें हम कुछ इनपुट डालेंगे तो इससे क्या निकले, आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, आप ढेर सारा लकड़ी खरीद के लाते हैं और फर्नीचर बना देते हैं, इसका मतलब आपका बिजनेस है किस चीज का, फर्नीचर बनाने के। दोनों मिला के बताइए क्या माना जाएगा, बिजनेस। आपका एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, आप सुबह शाम बहुत सारी चीजें खरीद के लाते हैं, चाय पत्ती, चाय, चीनी वगैरह वगैरह, और आपके 10-15 लोग हैं जो बनाते भी और खिलाते भी हैं। कस्टमर आते हैं, पैसा देते हैं, खाते हैं, खुश होकर चले जाते हैं। इसका मतलब आपके पास क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आप आलू, दाल, गोभी, चावल को कन्वर्ट करके लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट बना देते हैं और लोग उसका उपभोग करते हैं, उसके बदले में आपको रिटर्न देते हैं। इसका मतलब आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है। ठीक है, आपके पास ना एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बिल्डिंग में आपने एक होटल खोल रखा है जिसमें लोग आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आराम करते हैं और उसके बदले आपको पैसा देके जाते हैं। एक रिसोर्ट है, ये एक बिजनेस है, सर्विस का बिजनेस है, लेकिन बिजनेस आप। और रिसोर्ट के अंदर ऐसे थोड़ा ना लोग को बोलते रह जाइए, आप उनकी सेवा पानी करते हैं, उनके आप रूम सर्विस देते हैं, उनका रूम क्लीन करके रखते हैं, जरूरत पड़ने पे जो सामान उनको चाहिए वो ला के देते हैं, मतलब आपका बिजनेस है। इसके उल्टा आप एक कार बेच रहे हैं, कार अपने आप में बिजनेस नहीं है। हाँ, आपका 15 कार है, टैक्सी का बिजनेस है और आप टैक्सी का बिजनेस बेच रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन 4 कार बेच रहे हैं, कार में क्या, कार तो एसेट है। ठीक है, आप कोई बिल्डिंग बेच रहे हैं, बिल्डिंग तो एसेट है। लेकिन बिल्डिंग में कोई काम होता है, कॉल सेंटर या कुछ है, उसके सहित बेच रहे हैं। मतलब लोग भी होने चाहिए, मशीनें भी होनी चाहिए, उसको कैपेबल टू कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो देखिए, बिजनेस का मतलब जिसमें इनपुट हो, इनपुट का मतलब कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स, ठीक है कि नहीं, जहां 1 और मोर प्रोसेस आर अप्लाइड। ठीक है, अब आइए नंबर 2। नंबर 2 में है बेटा कि कोई प्रोसेस हो। प्रोसेस का मतलब एनी सिस्टम
को प्यार से डिफाइन किया गया है। एनी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और रूल that apply that when applied to an input or inputs, it creates a output or has the ability to contribute। एग्जाम के लिए नहीं है डिफिनेशन, एग्जाम में तो बस इतने याद रखिए इनपुट आउटपुट और प्रोसेस हो, लेकिन पहली बार समझने के लिए टू क्रिएशन ऑफ आउटपुट। या आउटपुट्स भी हो सकता है, कोई भी मैनेजमेंट प्रोसेस, कोई भी सिस्टम, ये होना चाहिए। देखिए केवल मशीनें होने से नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए और एक पिज्जा बनाने की मशीन खरीद ली, तो ये पिज्जा कंपनी नहीं हो गई, वो तो इनपुट है। प्रोसेस तब होगा जब आपके पास कुछ लोग हों, कोई जगह हो जहां कस्टमर आते हों, बैठते हों, और फिर आपके लोग ढंग का पिज्जा बनाते हों, फिर उनको पेश करते हों। तो एक सिस्टम होना चाहिए। पिज्जा की मशीन खरीद लेने से, ओवन खरीद लेने से पिज्जा की दुकान नहीं हो जाती। पिज्जा की दुकान का मतलब अलग है। ठीक बात है कि नहीं? तो मान लीजिए 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो अपने आप में प्रोसेस नहीं है। 4 चार्टर्ड मिल के काम करते हैं और ऑडिट करते हैं और टैक्सेशन करते हैं, ऑडिट की सर्विस दे रहे हैं, ये प्रोसेस है। ठीक है ना? और आउटपुट by result of input and process applied that provide goods or services। goods or services to customer, generate इन्वेस्टमेंट इनकम, जैसे कि डिविडेंड या इंटरेस्ट। ऐसा हो सकता है कि आपका म्यूचुअल फंड हो, तो म्यूचुअल फंड में तो कोई प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा सिस्टम होता है, वो खूब सारा इंटरेस्ट और डिविडेंड कमाते हैं, वही उनका काम है। और जनरेट अदर इनकम फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। हाँ, जनरेट इन्वेस्टमेंट इनकम, डिविडेंड इंटरेस्ट। ठीक है।
इसमें भी थोड़ा और आगे कहा गया है कि फर्स्ट 2 तो होना ही चाहिए, 3 हो सकता है कि अभी अंडर प्रोसेस हो। जैसे मान लीजिए हमारा बिजनेस अभी बन रहा हो, अभी बना नहीं है, कोई स्टार्टअप है जो अभी अंडर प्रोसेस है, रिसर्च चल रहा है, लेकिन सिस्टम इंटीग्रेट हो चुका है, सब्सटेंशियली कैपेबल है कि अब इनकम जनरेट करेगा। जैसे मान लीजिए आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आप किसी बहुत खतरनाक टाइप के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और आपका रिजल्ट कह रहा है कि बहुत जल्दी हम कस्टमर हमें मिलना शुरू हो जाएगा, और उसी स्टेज में बिक रहा है, तो क्या वो बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा? बोला गया होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ इनपुट है, वहाँ आदमी हैं, वहाँ लोग हैं, और उन लोगों ने मिलकर एक सिस्टम बना लिया है जिसमें अब आउटपुट होने ही वाला है। तो जरूर नहीं कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन आउटपुट हो रहा हो, अगर सब्सटेंशियली कैपेबल है आउटपुट करने के तब भी चल जाएगा। ठीक है, जो मतलब कोई फैक्ट्री है, गारमेंट की फैक्ट्री है, सब मशीन उशीन लग गया है, सब कुछ हो गया, लोग आ गए हैं, अब ट्रायल वायल चल रहा है, लेकिन अभी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मतलब एसेट से ज्यादा होना चाहिए। एसेट तो इंडिविजुअल अलग होता है, टीम होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, तब जाके हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे अब और बता देते हैं। इसको ना को C2 कर लीजिए, बहुत बड़ा हो गया ये, C3 कर लीजिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा हो गया। ठीक है ना, C3 कर लेते हैं इसको। और यहां लिख लेते हैं, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इनपुट एंड substantive process having ability to create output is required या इज, जैसे लिखते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये मिनिमम होना चाहिए, आउटपुट का होना जरूरी नहीं है, आउटपुट नहीं भी हो तब भी चलेगा। ठीक है, इसी बात पे एक इलस्ट्रेशन हम आपके सामने देते हैं। आइए शुरू करते हैं। निकालिए, पहला इलस्ट्रेशन यहीं से शुरू होता है। ऊपर एग्जाम्पल है, उसे छोड़ दीजिए, इलस्ट्रेशन पे आइए। इसमें एग्जाम्पल भी बहुत हैं, करेंगे उनकी बात बाद में। ये है, मिला सबको? S1 निकालिए, S1। ठीक है, एंटिटी एक्वायर इक्विपमेंट एंड प्लांट इन एक्सचेंज फॉर 100 crore कैश एंड लैंड। देयर फेयर वैल्यू ऑफ लैंड इज, कैरिंग वैल्यू 100, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट इतना है रेस्पेक्टिवली। तो हमने क्या एक्वायर किया है? हमने एक्वायर किया इक्विपमेंट एंड पेटेंट।
और उसके बदले में हमने क्या दिया है? हमने दिया है कैश और लैंड। द इक्विपमेंट एंड पेटेंट relate to a product just recently commercialized. Market of this product is still developing. अब इसका मार्केट डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन डेवलप हो रहा है। ठीक है, अभी भी अंडर प्रोसेस है। कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं है। बताइए इसको क्या माना जाए? इसको एसेट्स का एक्विजिशन माना जाए या बिजनेस कॉम्बिनेशन माना जाए? चेक कीजिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने कहा था उसके बेसिस पे आप चेक कीजिए। क्या यहां पे इनपुट है? इनपुट तो है, इक्विपमेंट है, पेटेंट है। क्या यहां प्रोसेस है या कैपेबल, और ऐसा प्रोसेस जो कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो हम बेच सके? भले आउटपुट नहीं भी हो, कोई बात नहीं। देखिए, अभी प्रोसेस हमारा नहीं है, यहां पे कोई सिस्टम नहीं है, सब्सटेंसिव का ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे हम वो काम कर सकें। हम तो डेवलप कर रहे हैं, पेटेंट आगे देखेंगे क्या होता है, और मार्केट भी अभी डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब जानते हैं, ये एसेट एक्विजिशन है, और एसेट एक्विजिशन अगर है तो इस पे इंडेस 16 लगेगा, इंडेस 38 लगेगा। ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहां कोई बिजनेस है ही नहीं, देयर इज नो बिजनेस। और जब वैसा होता है तो फिर आप जाना पड़ेगा इंडेस 16 में। आपने तो इंडेस 16 पढ़ा है, याद कीजिए इंडेस 16 में हम क्या बात करते हैं कि जब भी ऐसी सर्कमस्टांसेज हो तो हमें देखना होता है कि जो एसेट हम गिव कर रहे हैं, दे रहे हैं, उनकी फेयर वैल्यू क्या है। और हम देख रहे हैं कि भाई उनकी जो फेयर वैल्यू है वो 400 की जमीन दे रहे हैं और 100 का बताइए कैश दे रहे हैं। अच्छा, 400 का ये दे रहे हैं और 1000 का कैश दे रहे हैं, तो 4 और 1000 कितना हो गया? 1400 दे रहे हैं। भले जो ले रहे हैं उसकी वैल्यू 1500 है, लेकिन हम ये दे रहे हैं। ये मैं फिर बता रहा हूं, मैं AS103 बंद, मैं AS103 पढ़ा नहीं रहा, मैं जा चुका हूं कहां पे? इंडेस 16 या इंडेस 38, जो कहता है कि जब भी कोई एक्सचेंज हो टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स का, तो जो एसेट आप दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू पता लगाइए, वही नहीं की होगी। मैं ये जमीन आपको दे के आपसे कार ले रहा हूं, जमीन 2 लाख का है तो कार 2 लाख का है, जमीन 4 लाख है तो कार 4 लाख का है। मैं किडनी दे के आपसे आईफोन ले रहा हूं, अब किडनी मेरा 3 लाख का है तो आईफोन मुझे 3 लाख का पड़ा ना भाई, भले उसके दाम कुछ भी हो। हाँ, अगर ये फेयर वैल्यू ठीक से पता नहीं चल रहा हो और दूसरे की फेयर वैल्यू जो एसेट हम ले रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू ज्यादा क्लियरली एविडेंट हो, ये AS10 में ही पढ़ते हैं हम लोग, तो हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आंसर कैसे बनेगा? देखिए, इसमें आंसर बनेगा इलस्ट्रेशन 1, हम बोलेंगे नॉट ए बिजनेस एक्विजिशन एज पर इंडेस, है कि नहीं? इट इज ए या एन एसेट एक्विजिशन to be recorded at fair value of asset given। ऐसा कहां लिखा है? इंडेक्स 16 में भी लिखा और इंडेक्स 38 में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब चूंकि 2 एसेट हम ले रहे हैं तो कैश हम कितना दे रहे हैं? 1000, और लैंड कितना दे रहे हैं? 400, टोटल बताइए 1400। लेकिन हम ले कौन कौन सी चीज रहे हैं? इक्विपमेंट ले रहे हैं और पेटेंट ले रहे हैं, जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है भाई? वो दे रखी है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू आप अलग अलग बताएं, 500 और 1000, लेकिन हम तो दे रहे हैं सिर्फ 1400। तो बताइए क्या करें, किसका कम करें?
दोनों का करें, है ना। तो देखिए हम कैसे फेयर वैल्यू का एलोकेशन कस्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ एलोकेशन। ज्वाइंट कॉस्टिंग पढ़ा है आपने, कॉस्टिंग वाले भाई, देखो ये है ना, इसी रेशियो में बांट देंगे, 14/15। बताइए 467, और ये बताइए 900। आपने 16 नहीं पढ़ा, 38 नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे, चिंता नहीं कीजिए। बड़े बड़े इंडेक्स है सब, 16 तो 4-5 क्लास का है। लेकिन 1000 बातें, यही बातें नहीं है, ये तो छोटी सी बात है। लिखना हो तो लिख लीजिए साहब। ये बहुत आसान है इसे उनकी तुलना में जो उन्होंने पढ़ा था AS 15, इंडेक्स 115 और 109, उसकी तुलना में बहुत आसान है। और 115 नहीं पढ़ा था, हाँ वो दोनों खतरनाक है थोड़े। हाँ ये नहीं है, ये आसान है। इसमें शुरू के 1-2 दिन थोड़ी सी बात होगी, उसके बाद तो बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने हैं, वो आसान हो जाएगा। लिख लिए सबने। पृथ्वी जी कहते हैं कि सर हम क्लास नहीं आते तो मेरा मन नहीं लगता। बस वो आते नहीं है, केवल कहते हैं कमाल है। विशाल कहते हैं कि सर बड़ा जरूरी था, हम ऑनलाइन करते करते थक जाते हैं, और करते ऑनलाइन ही है। एक से बढ़ के एक लोग हैं, सब एआई के जमाने में आ गए हैं। बहुत टाइम दूर नहीं है जब लोग के बदले मशीन ही पढ़ लेगा। अभी तक तो मशीन पढ़ा रहा है, अब थोड़े समय मशीन ही पढ़ेगा। हो गया। चल, अब एक और टेस्ट है, इसको बोलते हैं हम सी, कितना है ये, C3 है, अब बोलते हैं C4। कंसंट्रेशन टेस्ट। देखिए कहता है कि एसेट है या बिजनेस है, इस बात को समझने के लिए आप एक कंसंट्रेशन टेस्ट कीजिए। जैसे हम कहीं जाते हैं तो डॉक्टर साहब डेंगू टेस्ट नहीं करते हैं, भाई तुम्हें फीवर है, चलो डेंगू टेस्ट करा लेते हैं चिकनगुनिया का टेस्ट भी करा दे, मलेरिया का टेस्ट भी करा दे, पता तो चले आखिर क्या है। क्योंकि देखो, डेंगू है तो दवा कुछ और होगी मेरे ख्याल से, मलेरिया है तो दवा कुछ और होगी, ठीक है नहीं, काला जार है तो दवा कुछ और होगी, सबकी दवा सेम तो होती नहीं, सबका वायरस अलग है, सबका बैक्टीरिया अलग है। तो यहां भी अकाउंट है, सॉरी एसेट्स है या बिजनेस है, इसको करने का तरीका है कंसंट्रेशन। बेसिक इसमें यह है कि अगर जो भी आप पीसी पे कर रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन, अगर वो एक ही एसेट में सब्सटेंशियली समाहित है, तो इसका मतलब आप एसेट एक्वायर कर रहे हैं। लेकिन जब वो एक एसेट में नहीं, कई सारी एसेट में बटा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो बिजनेस है। मतलब जो पैसा आप दे रहे हैं वो किसी खास एसेट के लिए दे रहे हैं। अब 1000 करोड़ में 500 करोड़ इसके लिए दिया, 300 उसके लिए, 200 इसके लिए दिया, इसका मतलब बिजनेस है। लेकिन 1000 करोड़ में 900 आपने किसी एक एसेट के लिए, 100 किसी और के लिए, तो इसके लिए क्या है, वो एसेट है। हाँ वो बिजनेस नहीं है ना। 1000 में से 900 आपने किसी एक के लिए दिया है, तो बाकी तो समझिए कि ऐसे ही है। हाँ, सब्सटैंसेबल लीगल फॉर्म। तो इसको मैं लिखता हूं
कि व्हेन substantially all of fair value of gross asset acquired is concentrated in a single identifiable asset or group of similar asset. Concentration test is met out. It is an asset acquisition. तो कंसंट्रेशन टेस्ट मिट आउट हो गया, ये एक एसेट एक्विजिशन है. लेकिन इसमें 3-4 बातें हैं. पहली बात है कि भाई ये सब्सटेंशियल क्या है. सब्सटेंशियल का वही मीनिंग है जो जनरल है, 70, 80, 90% सब्सटेंशियल होता है. 10, 5%, 15% वो सब्सटेंशियल नहीं है. भाई क्या मतलब है ग्रॉस एसेट्स का? ठीक बात है, तो हम लोग ग्रॉस एसेट्स की बात भी करेंगे. क्या मतलब है सिमिलर एसेट्स का? किसको सिमिलर मानेंगे और किसको सिमिलर नहीं मानेंगे? तो इन 3 चीजों को हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं, तब बात करेंगे. तो आइए नंबर 1 डालते हैं. फॉर दिस पर्पज, मतलब कौन से काम के लिए? कंसंट्रेशन टेस्ट के लिए. आप असहज तो नहीं महसूस करें? इंटर से फाइनल में पहली बार पढ़ रहे हैं आप, तैयार रहिएगा. यहां पे कुछ अलग तरीके की बात हो. हाँ, मतलब आप सोच रहे हो कि सर जनरल एनटी अभी तक नहीं कराए, लेजर अभी तक नहीं बनवाए, तो यहां जनरल लेजर बनेगा ही नहीं. यहां जनरल लेजर क्यों बनाना है इसकी चर्चा हो रही है. इन्होंने अब की बार CW पास किया इंटर, और उसमें इनकी ऑल इंडिया रैंक है, मतलब अच्छा पास किया इन्होंने. चल, इनका भी अटेम्प्ट जून में है, आपका भी मई में है, ठीक है ना. इनका CWA का है, आपका CA का है. सिलेबस थोड़ा सा 1-2 चैप्टर में इनको दिखाया, 1-2 चैप्टर अलग है, खुद से पढ़ लेंगे चाहे हम बता देंगे इनको, बाकी तो सब सेम है. 40 नंबर तो इनका दो ही चैप्टर है. 40 नंबर, 103 और 110. हाँ, वो कंसोलिडेशन और बिजनेस, मतलब जो भी हम लगातार पढ़ेंगे वही पढ़ना है इनको. बाकी वो इंडेस है 115, 9, 8, 5, 7 सब है. चलें कि फॉर दिस पर्पज, नंबर 1, ग्रॉस एसेट. ग्रॉस एसेट जो हम एक्वायर कर रहे हैं ना, ग्रॉस एसेट एक्वायर्ड excludes cash and cash equivalent, deferred tax एसेट. मतलब उन चीजों को हम ग्रॉस एसेट के वैल्यू में शामिल नहीं करेंगे, उसको छोड़ के करेंगे. और गुडविल, वैसे तो गुडविल ले लेंगे,
but goodwill arising due to creation of DTL. DTL मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। होता क्या है दोस्त कि जब हम अमालगमेशन या ऐसी कोई चीज करते हैं तो कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अब क्रिएट हो जाती हैं। हम वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वो लेंगे, तो जब लेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला बढ़ेगा तो नेट एसेट घटेगा, नेट एसेट घटेगा तो गुडविल की वैल्यू बढ़ेगी। तो डीटीएल के चलते अगर गुडविल क्रिएट हुआ तो नहीं लेंगे, ठीक है। डिटेल तो नहीं लेना क्योंकि हम तो बात तो एसेट की कर रहे हैं, लेकिन वो भी हम नहीं लेंगे। और दूसरी बात, फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट शैल बी डिटरमिन्ड। कैसे डिटरमिन्ड होगा? फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, ये पहली बात है। लेकिन इसमें तीन बात है। तीन बात यह है कि एक तो करेंट कंसिडरेशन, अभी जो आप दे रहे हैं, और अगर आपने पहले से कुछ खरीद रखा है, फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली इंटरेस्ट हेल्ड। जैसे होता है ना, आपने सुना होगा कि किसी कंपनी में पहले हमने 10% खरीद कर रखा है, 15 खरीद कर रखा है, और फिर अब 40% खरीद रहे हैं, तो 10% वाला भी कंसिडरेशन ही तो है। आज नहीं दिया, कभी ना कभी तो दिया ही है। और बाकी जो बच गया तो फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसको हम कई बार बोलते हैं एनसीआई। जैसे ऐसा हो सकता है कि आपने 55% खरीदा हो, 45 ना खरीदा हो, तो 45 की भी तो कोई फेयर वैल्यू होगी। आखिर जो एसेट्स है वो तो पूरी इक्विटी का है, आपने खरीदा 80%, तो 20% की कोई तो वैल्यू होगी। तो ये सब हम लेंगे। तो फिर से बता देता हूं, एक तो कंसिडरेशन ट्रांसफर, अब या फ्यूचर में कभी भी, सॉरी पास्ट में कभी भी, या एनसीआई, कभी ना कभी तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरीदना ही पड़ेगा, नहीं खरीदना पड़ेगा तो उसको दाम देना पड़ेगा। और फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एज्यूम्ड, अगर आपने कोई लायबिलिटी, जैसे मान लीजिए डिबेंचर वगैरह इशू किया है या ऐसा कुछ है, या आप कह रहे हैं कि ठीक है आपका ये जिम्मा हम लेते हैं, होता है ना कई बार हम एसेट खरीदते हैं और एसेट पे लोन चल रहा है, हम एसेट खरीद रहे हैं और एसेट पे लोन चल रहा है, तो लोन चल रहा है तो हमने कहा कि ठीक है हमें दे दीजिए, हम लोन पे कर देंगे, ऐसा भी तो होता है। और इसमें से लेस करेंगे कैश, हमने पढ़ा था कैश नहीं शामिल करना, याद है? यहां पढ़ा था ना कि कैश नहीं शामिल करना। तो अगर कोई कैश है तो हम उसे हटा देंगे, कोई डीटीए है तो हम उसे हटा देंगे, या कोई गुडविल है, लेकिन कौन से वाले गुडविल? ड्यू टू डीटीएल, डीटीएल मतलब डेफर टैक्स लायबिलिटी, वो वाला घटा देंगे, तो तब जो आएगा वही होगा फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट।
और किसको किसको सिमिलर समझेंगे, किसको नहीं समझेंगे, तो बोला कि टेंजिबल इंटेंजिबल को सिमिलर नहीं समझिएगा। टेंजिबल टेंजिबल होता है और इंटेंजिबल इंटेंजिबल होता है, उसको सिमिलर नहीं समझना है। टेंजिबल एसेट डिफरेंट क्लास का, जैसे कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, कोई फर्नीचर है, कोई व्हीकल है, तो इसको भी आपको एक जैसा नहीं मानना है, ये सिमिलर थोड़े ना होगा, तो ये तो अलग हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है कि चीजें जो अलग है उनको सिमिलर नहीं माना। हाँ, बिल्डिंग लाइन से 4 है तो मान सकते हैं। आइए इस बात पे बहुत बहुत ही सुंदर सा इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन तो नहीं है, एक इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन का मतलब बेटा ये है कि जिसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, बनाना नहीं है, समझने के लिए है। एग्जाम्पल 1, मिला? A holds 20% इंटरेस्ट इन एंटिटी बी, मतलब पहले से करके रखे हुए हैं, बाद में उन्हें 50% और खरीदा। तो देखिए 20 और 50 का मतलब एनसीआई कितना है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। मैं बता दूं बेटा, नॉन कंट्रोलिंग किसको बोलते हैं? नॉन कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो हमारा नहीं है। जैसे ये मान लीजिए जगह है, ठीक है, 20 पहले से आपका था, 50 आपने और खरीद लिया, फिर भी ये तो आपका नहीं है ना, ये तो गैर का है। तो अगर एसेट को अपना मान रहे हैं तो ये एनसीआई आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इसके लिए विशेष 110 में पढ़ेंगे हम लोग। असल में 103 और 110 यहाँ पे आके फाइनल में एकदम एक दूसरे से गुथा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एनसीआई। अब ये हमने कितने में खरीदा? ये पहले खरीद रखा है कितने में? 20 में। और अब कितने में खरीदा? 300 में। एनसीआई की वैल्यू भी देखेंगे, डोंट वरी। अब हमने कुछ एसेट एक्वायर किया है जिसमें बिल्डिंग है, कैश है, लायबिलिटी है और डीटीएल है। ओके, ये हमने सब एज्यूम किया है, ठीक है ना। फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी बी, एंटिटी बी कौन है? जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं और जिसमें ये सारी एसेट हैं। ये सारी एसेट किसकी हैं? बी की है ना। ये सारी एसेट किसकी हैं? बी की है, और बी की वैल्यू 400 है। अब बताइए 400 अगर बी की 100% वैल्यू है तो बेचारे एनसीआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 का 20% निकालिए तो 20 कितना है? 30%। 400 का 30% कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन समझिए। और एंटिटी ए का जो प्रीवियस इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 400 का 20% कितना होता है हमारा? ये कॉस्ट है, फेयर वैल्यू तो इसकी बढ़ जाएगी, कितनी? 80। अब हमें डिटरमिन करना है कि ये एसेट है या एज पर कंसंट्रेशन टेस्ट या नहीं है। अब इसके आगे मत पढ़िए, इसके आगे सॉल्यूशन है। तो यहां तक पहले क्वेश्चन को देखिए ठीक से, और फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आइए हमने जो पढ़ा था उसको चेक करें। कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था ना कि फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर देखना है, और वो करते समय में ये चीजें जोड़नी है और ये चीजें बताइए घटानी है। ध्यान है? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट्स कितना दे रहे हैं। इसके लिए करेंट कंसिडरेशन बताइए कितना दे रहे हैं? करेंट दे रहे हैं 300। फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियस कंसिडरेशन क्या था? 20 नहीं लेंगे, 20 तो था, हम लेंगे 400 का 20%, कितना हो जाएगा? 80। और फेयर वैल्यू ऑफ
एनसीआई कितना है? 400 का बचा हुआ 30%, हमारा 70 हो गया, उनका 30 है, 120। तो टोटल बताइए कितना दे रहे हैं? कितना दे रहे हैं? 500। अब देखना है कि हम जो ले रहे हैं वो क्या क्या ले रहे हैं। फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट, ये फेयर वैल्यू ग्रॉस एसेट नहीं है, ग्रॉस एसेट कंसिडरेशन है। फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट, ग्रॉस एसेट में क्या क्या लेना था? बिल्डिंग लेना है, ठीक बात है। क्या कैश लेना है? कैश हमें, एक मिनट, यहां से भी वो घटाना भूल गए ना हम लोग, ये घटाना भी तो है। यहां पे क्या क्या घटाना है भाई? यहां पे हम जो वहां से ला रहे हैं चेक करते हैं जरा, एक मिनट रुकिए। एसेट एक्वायर्ड में कैश डिफर्ड टैक्स एसेट नहीं लेंगे, यही बात हुई है। और जो पैसा हम दे रहे हैं कंसिडरेशन, वो कुछ हम इस तरह से तय करेंगे, ये बात है। तो चलिए अब हम यहां जो बना रहे हैं उसको देखते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट जो हम एक्वायर कर रहे हैं उसे देखते हैं। इसमें से कुछ घटाना तो नहीं है अभी? घटाना है ना, कैश एक्वायर्ड, कैश और कैश इक्विवेलेंट घटाना होता है ना। कितना है कैश और कैश एक्वायर्ड? 200। आप ऐसे समझिए ना, हमने 500 दिया और 200 कैश ले लिया, तो दिया तो 300 दिया ना हमने, तो 300 दिया। अब वहां पे देखते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, हमने लिया है लैंड एंड बिल्डिंग। बताइए लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 1000। और फिनेंशियल लायबिलिटी हमने एज्यूम करी है, फिनेंशियल लायबिलिटी हमने एज्यूम करी है 800। यहां पे क्यों, यही जोड़ना चाहिए ना, एक मिनट रुकिए, गड़बड़ हो रहा है। फिनेंशियल लायबिलिटी हमने कितनी करी है? 800। और कैश लेना नहीं है, कैश तो ऑलरेडी डिडक्टेड है। और तो ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट, कितना हो गया? 1100। अब कंसंट्रेशन टेस्ट करना है, कंसंट्रेशन टेस्ट। हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, बताइए लैंड एंड बिल्डिंग का परसेंटेज क्या है? 1000 में 1100 कितने परसेंट है? 90.90। क्या ये सब्सटेंशियल है? 91% को सब्सटेंशियल मानेंगे, और जो सब्सटेंशियल है तो क्या मानेंगे इसे? एसेट का एक्विजिशन मानेंगे कि बिजनेस का? हम बेसिकली बिल्डिंग खरीद रहे हैं, हम और कुछ खरीद ही नहीं रहे, वी आर परचेजिंग बिल्डिंग, ठीक बात है कि नहीं? तो एक बार फिर से देखिए इसको, सॉल्यूशन तो यही बना हुआ है। फेयर वैल्यू हमने पता लगा लिया 500, 500 में से कैश घटा दीजिए, बोली कितना हुआ? 300 नहीं, कितना हुआ? 300। 300 में 800 जोड़ दीजिए, टोटल कितना हुआ? 1100। 1100 को कंपेयर कर दीजिए 91, और 91 चूंकि है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एसेट का एक्विजिशन। इसको लिखने की जरूरत नहीं, एसेट का एक्विजिशन है। चलें आगे, आइए
अब और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, कि एक लिकर मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडेड फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। द कंपनी प्रोड्यूस ए वाइड वेराइटी ऑफ लिकर एंड एम्प्लॉय वर्कफोर्स। देखिए वर्कफोर्स भी है, मशीन ऑपरेटर है, टेस्टर है, बहुत सारी चीजें हैं। फैक्ट्री भी है, वेयर हाउस भी है, मशीन भी है, रॉ मटेरियल भी है, फिनिश गुड्स भी है। तो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ट्रेड करते हैं, कई साल से करते हैं। ये सब मिला के बताइए, आपको लगता है बिजनेस है या नहीं है? हमारे पास मशीनें हैं, लोग हैं, फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, बहुत साल से मैन्युफैक्चर करते हैं, बेचते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे पास इनपुट भी है, प्रोसेस भी है और आउटपुट भी है। कोई कंपनी है जो इतने में खरीद रही है 100%, कोई भी और एसेट हमारे पास, कोई और टाइप ऑफ शेयर नहीं है। सेम डे 4 आ गए कंपनी एक्स में, मतलब उनके डायरेक्टर हमारे यहां आ गए, 100% शेयर खरीद लिया, तो क्या ये बिजनेस एक्विजिशन है? ठीक बात है। तो हम कहेंगे बिजनेस एक्विजिशन है विथ 100% वोटिंग राइट। ये क्वेश्चन नहीं है, इलस्ट्रेशन है। चलिए नंबर 3 देखिए, मतलब यहां पे एप्लीकेशन एकदम क्लियर हो रहा है। हमने क्या पढ़ा? कंट्रोल होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए। कंट्रोल 100% वोटिंग राइट, 4 डायरेक्टर आ गए, और क्या कंट्रोल चाहिए? और बिजनेस है, क्योंकि इनपुट है, आउटपुट है और प्रोसेस है। अब पढ़िए डी, बहुत प्यारा है ये डी याद है हमने पढ़ा था कि जो अभी डेवलप हो रहा है उसको भी मान सकते हैं, अगर कैपेबल हो तो, सब्सटेंशियल हो तो, नहीं तो नहीं मानेंगे। पढ़ते हैं, कहता है कि भाई डी इज अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट स्टेज है, नॉट स्टार्टेड रेवेन्यू जनरेटिंग ऑपरेशन। अच्छा बेटा, आपने इंटर में AS26 पढ़ा था, इंटेंजिबल एसेट करा था, तो उसमें आपने पढ़ा होगा रिसर्च फेज होता है, डेवलपमेंट फेज होता है, ऐसा कुछ होता है। फाइनल में इंडेक्स 38 तो पढ़ेंगे ही हम लोग। तो अभी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा है, बट डेवलपमेंट फेज में आ चुका है, एसेट आ चुका है। द वर्क फोर्स कंसिस्ट ऑफ रिसर्च इंजीनियर। अभी तो फैक्ट्री खुली नहीं है, लेकिन रिसर्च इंजीनियर है, नई टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, पेंडिंग पेटेंट एप्लीकेशन। नेगोशिएशन टू लाइसेंस द टेक्नोलॉजी टू ए नंबर ऑफ कस्टमर आर इन एडवांस स्टेज। मतलब लाइसेंस हम एक्स को देंगे, वाई को देंगे, जेड को देंगे, बहुत काम, मतलब इसके मार्केटिंग चल रही है। कंपनी डी रिक्वायर एडिशनल फंडिंग टू कंप्लीट डेवलपमेंट वर्क एंड कमर्शियली प्लान्ड कमर्शियल प्रोडक्शन। ठीक है, हमें एडिशनल फंडिंग की जरूरत है ताकि डेवलपमेंट पूरा करें और कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करें। वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ऑफ डी इज दिस मच। कंपनी ए ने कहा कि हमसे तुम ले लो 60 मिलियन और 60% दे दो, तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो हो गया, तो पहला काम तो पूरा हो गया। क्यों? डी एक्वायरी है, डी और ए एक्वायरर है, ठीक है, और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमने ले लिए 75%, सॉरी 60। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बिजनेस है? अब ये चेक करना है। पढ़िए, डी अभी कोई रेवेन्यू नहीं कमा रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जो बता रहे हैं कि सफिशिएंट इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एसेट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रिटर्न फॉर इन्वेस्टर। कौन कौन सी चीजें? स्पेशलिस्ट इंजीनियर हमारे पास है, हमारे पास वायबल प्लान है कि हम डेवलपमेंट पूरा कर लेंगे, और हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, कस्टमर से बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इंटरेस्ट भी है और बिजनेस भी है। तो बोलिए क्या होना चाहिए? ये कौन सा होना चाहिए? बिजनेस एक्विजिशन होना चाहिए कि एसेट एक्विजिशन होना चाहिए? बोल नहीं रहे हैं बच्चे। बिजनेस एक्विजिशन होना चाहिए। आप पहले खुद से पढ़िए, तब हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िए, इसको बढ़िया से पढ़िए। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में तो आएगा इलस्ट्रेशन।
लेकिन इससे कहानी बनेगी। महसूस हो रहा है दिमाग में कि हाँ बिजनेस है, कंट्रोल तो एस्टेब्लिश हो रहा है, मेन है ये। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। ए एक्वायर 100% इक्विटी एंड वोटिंग राइट। ठीक है, ए सब्सिडरी ऑफ ए property investment group. P has 3 investment property. Properties are single tenant industrial warehouse subject to long term lease. आजकल ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो एसेट खरीद लेते हैं, भाड़े पे दे देते हैं और किराएदार के सहित प्रॉपर्टी बेच देते हैं। आपने सुना होगा मॉल में कोई जगह होती है, उसमें मैगडी खुला हुआ है, आप चाहें तो खरीद लें। मैगडी नहीं मिलेगा आपको, आपको सिर्फ उसका भाड़ा मिलेगा। अच्छा, लीज ऑब्लाइज पी टू प्रोवाइड बेसिक मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, और वो हमने थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर रखा, हमारा टेंशन नहीं है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पी लीज एज कैरिड बाय एम्प्लॉइज एन एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन पेरेंट कंपनी ऑन पार्ट टाइम बेसिस, बट वो इंडिविजुअल हमें ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। मतलब वो जो एसेट है ना, उसकी देखभाल के लिए कोई आदमी है, मैनेज करता है, और जब हम ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आदमी हमारे पास नहीं आएगा, मतलब आदमी हमें अपना अपॉइंट करना पड़ेगा। इन मोस्ट केसेस एसेट एंड ग्रुप ऑफ एसेट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू combined with other activity necessary to earn revenue would consist business. लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन द स्पेसिफिक केस वेयर अर्निंग ए रिटर्न फॉर इन्वेस्टर इज डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ एसेट, revenue generation and activities which are specific or ancillary to a property and its tenancy agreement should therefore be lower weightage in assessing whether a query is a business or not. Further process, basic maintenance security not critical, बहुत क्रिटिकल तो नहीं है, कोई भी कर देगा। ठीक है, और नॉट यूनिक, बड़े आराम से हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। In our view, purchase of investment property with tenant are purely ancillary to property, और हमें इसे क्या लेना चाहिए, अभी बिजनेस नहीं मानना चाहिए। बताइए क्या मानना चाहिए जरा, अब इसको बढ़िया से समझिए। कंट्रोल तो हमें 100% मिल रहा है, कंट्रोल वाला ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, ज्यादा दिक्कत करेगा इज द वेदर इट इज बिजनेस और नॉट। अब यहां पे बेटा आप इमेजिन करो, हमने एक जगह है मॉल में, यहां पे मैगडी चलता है। ठीक है, इसका कोई ओनर है, बढ़िया 10 लाख रुपए महीना मिलता है, हम उससे जा रहे हैं ये प्रॉपर्टी खरीदने। अब ओनर की क्या ड्यूटी है? ओनर की ड्यूटी है कि सिक्योरिटी भी देता है, सफाई की व्यवस्था भी करता है, मैगडी नहीं करता, वो सब आपको करना पड़ेगा, वॉशरूम वगैरह गैलरी वगैरह साफ करा दो भाई। और एक आदमी है जो मैनेज करता है, और वो आदमी हमें नहीं मिलेगा, यानी कि मैनेज हमें खुद करना पड़ेगा। अब अगर हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी तो क्या इसे एसेट माना जाए कि बिजनेस माना जाए? कंसंट्रेशन टेस्ट सोचिए, आप बेटा सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, सिस्टम खरीद रहे हैं कि बिल्डिंग खरीद रहे हैं? सिक्योरिटी तो कोई भी दे देगा, वो छोटा पोर्शन है, रेंट लेके आना, सिक्योरिटी मैनेज करना, नॉट बिग थिंग। बिग थिंग क्या है? बिल्डिंग। अच्छा, लक्ष्मी में बहुत सारे हॉस्टल हैं, देखा होगा आपने, एक नीचे बेचारा सिक्योरिटी गार्ड टाइप का रहता है, वही भाड़ा भी ले लेता है, आपने देखा है? वही सिक्योरिटी गार्ड टाइप का जो होता है वो भाड़ा वाड़ा भी ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती। सवाल ये उठता है कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड वहां बैठा है, उसके सहित भी अगर आपने हॉस्टल खरीद लिया तो आपने बिजनेस खरीदा या बिल्डिंग खरीदा? अभी भी बिल्डिंग है। हॉस्टल का क्या है, वो तो कोई भी घर खरीद के 4 बेड लगा दीजिए, हो गया हॉस्टल। लेकिन अगर आपने हाईवे पे कोई होटल खरीदा है, वो बिजनेस है, क्योंकि होटल चलाना और हॉस्टल चलाने में बड़ा फर्क। हॉस्टल में हम सर्विस नहीं देते,
रूम दे दिया, बेड दे दिया, होगा थोड़ा बहुत सफाई उफाई के लिए स्टाफ दे दिया, लेकिन होटल चलाना एक डिफरेंट काम है। तो इसीलिए स्टडी मटेरियल कहता है कि देखो अभी भी मेन तो हम बिल्डिंग ही खरीद रहे हैं, वो सफाई उफाई कोई बड़ी चीज नहीं हो तो कोई भी कर देगा। और इसीलिए इसे हम क्या माने, एसेट का परचेज माने, हम इसे बिजनेस एक्विजिशन नहीं माने। एसेट का परचेज मानेंगे सीधा एस 16 आ जाएगा, और बिजनेस का मानेंगे तो एस 103। अभी 103 पढ़ाया नहीं मैंने, 103 कहां अप्लाई होगा वो पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए 5 नंबर, कहता है कि 100% इक्विटी खरीद लिया, कोई कंपनी है क्यू, जो 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, सिंगल नहीं बल्कि मल्टी रेजिडेंशियल है, कंडोमिनियम्स, सब्जेक्ट टू शॉर्ट टर्म रेंटल। शॉर्ट टर्म समझते हैं, कोई आया 3 महीने में चला गया, कोई आया 2 महीने में चला गया, कोई आया 1 महीने में चला गया। हम सब्सटेंशियल मेंटेनेंस और सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो हमने आउटसोर्स कर रखा है। 5 इंप्लॉई हैं जो डायरेक्टली डील करते हैं टेनेंट से। समझो ना बेटा, कोई बहुत बड़ा सेल्फ सर्विस अपार्टमेंट आजकल नहीं चलता है, वो वाला है। ये सर्विस अपार्टमेंट भी चलता है, मतलब मिनी होटल ही समझ लीजिए उसको। आइए, रहिए और 2 महीने बाद आप चले जाइए। आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर टू रिजॉल्व एनी नॉन रूटीन सिक्योरिटी और मेंटेनेंस। दिस एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन वेराइटी ऑफ लीज मैनेजमेंट टास्क। किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, लीज निगोशिएशन है, रेंट रिव्यू है, एंड मार्केटिंग एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज द क्वालिटी ऑफ टेनेंट एंड रेंटल इनकम। समझ रहे हैं? अब बताइए, अब बिजनेस है कि नहीं, ये पढ़ के बताइए। उसमें क्या था, सिंगल मैगडी था, जाकर रेंट लेना है। इसमें तो आज कोई जा रहा है, आज कोई आ रहे से होटल में नहीं होता है कि किसी का चेक इन हो रहा है। अब चेक इन के समय ध्यान देना पड़ता है कि नहीं, साहब आइए, ये लीजिए वेलकम ड्रिंक, ठीक है, नरे साहब को ले जाओ इधर यार, यहाँ करो वो करो। जो आ रहा है उसको बड़ा रॉयल फीलिंग कराना होता है। कई होटल तो काउंटर भी अलग लगते हैं, चेक इन वाले के अलग और चेकआउट वाले के लिए अलग। चेकआउट वाले थोड़ा कम भी करो तो चल जाता है, लेकिन चेक इन वाले को तो आपका पूरा इज्जत मान सम्मान के साथ लाना पड़ता है, ताकि उसको एक फील हो। तो यहाँ पे हमारे 5 स्टाफ इस काम के लिए, जो सिक्योरिटी नहीं देखते, जो मेंटेनेंस नहीं देखते, बल्कि टेनेंट से बात करना, किसको रखें किसको ना रखें, क्या रेंट हो, कहां से लेकर आए, इस तरह करते हैं। अब बताइए, अब अगर इंप्लॉय और टुगेदर विथ एक्टिविटी की बात करें, ठीक है, क्या ये अभी भी एंसिलियरी एक्टिविटी है या उससे ज्यादा है? उससे ज्यादा है ना, इसलिए मैं कहता हूं होटल चलाना, बताइए क्या है, बिजनेस है। रेंटेड प्रॉपर्टी दे देना किसी को एसेट है, क्योंकि उसमें हमारा कोई ज्यादा रोल नहीं होता। वो सर्विस अपार्टमेंट चलाना बिजनेस है। आजकल ब्रांडेड हॉस्टल भी आ गए हैं, हालांकि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन आ गए हैं। स्टेंजा वगैरह करके आपने सुना होगा कि ऑनलाइन बेसिस पे बुक करिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे रहिए, आएंगे तो ये फैसिलिटी देंगे, वो देंगे, ये देंगे, कई कई तरह की चीजें करते हैं। तो वो सब क्या है, एक तो इधर कोई हॉस्टल खुला है, पता नहीं कौन रहता है उसमें, उसमें ऊपर नीचे बेड है, बेड ऐसे है, 3 बेड, मतलब एक जगह पे 3 बेड। कोई एग्जाम देने आ गए, कुछ इस तरह से आ गए, है ना? हाँ, आपके स्कूल में ऐसे ही था। हाँ, 500 रुपए लेते हैं शायद वो पर डे, और ऐसे बेड देते हैं। यही बगल में है, बगल वाली गली में है, ऐसे ही था। अच्छा, अब अच्छा, नॉर्मल सिंगल सिंगल है। तो डेली बेसिस पे तो ठीक नहीं है ये। आदमी कैसे पढ़ेगा यार, मुझे तो नहीं समझ में आता। मैं छोटा ही हूं, लेकिन अकेला होना चाहिए, या 2 आदमी हो तो मैक्सिमम ठीक है। हाँ, अब एक रूम में 6 6 बैठ रहे हो, पढ़ाई होगी वहां, फालतू का बवाल होगा।
चलो कोई नहीं, आगे चलें, 6 नंबर पढ़िए। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, जगह और जिस हिसाब से होता जा रहा है, उस हिसाब से प्रॉब्लम तो है ही, आगे तो और दिक्कत होने वाली है। मैन्युफैक्चर ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, कंपनी पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम इज मैनेज ऑन ए सेपरेट कॉस्ट सेंटर सपोर्टिंग ऑल द ऑपरेटिंग सेगमेंट एंड हेड ऑफिस फंक्शन। ठीक है। ए एग्री टू एक्वायर द ट्रेड, द एसेट, द लायबिलिटी, द वर्क फोर्स, याद रखिएगा, लेकिन उन्होंने पेरोल वगैरह नहीं लिया, हेड ऑफिस फंक्शन नहीं लिया। ठीक है। और ये जो है ना बेसिकली कंप्यूटर है इसका। अब बताइए यहां पे कुछ लिया और कुछ नहीं लिया, बिजनेस लिया कि नहीं लिया? पेरोल हमने नहीं लिया, इच्छो का फंक्शन नहीं लिया, तो बिजनेस लिया कि नहीं लिया? बिजनेस है, क्योंकि देखो हमने एसेट ले लिया, लायबिलिटी ले लिया, वर्क फोर्स ले लिया, हम अपना काम करेंगे, हमें तुम्हारे पेरोल से क्या मतलब है यार? पेरोल तो छोटा पोर्शन हो गया ना बिजनेस का, जरूरी है लेकिन वो छोटा पोर्शन है, हम अपना अलग डेवलप कर लेंगे। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए यहां पे, ये एक बिजनेस कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पेरोल वगैरह इतने बड़ी बात नहीं होती। ठीक बात है। अब बताइए 5-6 इलस्ट्रेशन पढ़ने से बिजनेस समझ आ रहा है कि नहीं? अब ये केवल एक लैंग्वेज लिखने से वो क्लियर होता? इतनी परिस्थितियां दिमाग में आती ही नहीं। बड़ा खूबसूरत आपका स्टडी मटेरियल बना है। सही पूछे तो अभी तक तो उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं। 1.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटे से ही बात हो रही है कि भाई ये बिजनेस है कि नहीं, अभी कंट्रोल पे भी ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। ये एसेट एक्विजिशन है कि बिजनेस एक्विजिशन है, मतलब डिफिनीशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। ए इज ए प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी विथ नंबर ऑफ सब्सिडियरी, ईच ऑफ विच इज ए सिंगल डेवलपमेंट। आजकल ऐसे ही होता है, जैसे डीएलएफ है, डीएलएफ में बहुत सारी कंपनी बनाता है, और एक कंपनी एक कॉम्प्लेक्स वो डेवलप करेगा, दूसरी कंपनी दूसरा कॉम्प्लेक्स डेवलप करेगा, सुना होगा आपने ऐसे, तीसरी कंपनी तीसरा, था कोई पंगा हो भी तो यही डिस्टर्ब हो, हम डिस्टर्ब ना हो, और प्रॉफिट लॉस का पता भी चलता है। वो तो स्पेशल एंटिटी खोल देते हैं और उसी में इन्वेस्टमेंट करके वहीं से बिल्डिंग बनवाते हैं, कल को कोई दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, एक कंपनी डिस्टर्ब सब तो नहीं हो जाएगी बर्बाद। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट कंपनी सेल कर देती है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अप्लीकेबल टैक्स इज लोअर सेल ऑफ अंडरलाइंग प्रॉपर्टी। ओ तेरी तो ये भी होता है, नोएडा ग्रेटर नोएडा में खूब होता है, वहां ना कमर्शियल प्रॉपर्टी पे हाउस टैक्स बहुत है, क्या बोलते हैं वो, ट्रांसफर टैक्स बहुत है। तो बताए क्या करते हैं वो, कंपनी बना ली, कंपनी को जमीन अलॉट करवा लिया, और आगे जमीन ना बेच के शेयर बेच दिया। शेयर बेचने में कोई पैसा नहीं लगता, और उस कंपनी में सिर्फ वही है। मैंने भी खरीदा बेचा इस तरह से। उस जैसे आपको कैसे बताएं हम, एक क्वेश्चन बताते हैं। देखिए एक कंपनी है बेटा, ठीक है, इस कंपनी में लैंड एंड बिल्डिंग एकमात्र एसेट है, थोड़ा बहुत कैश है नहीं है वो तो निकाल भी लेंगे हम, और इक्विटी शेयर है, एक्स लिमिटेड है। तो या तो लैंड एंड बिल्डिंग बेच दीजिए या शेयर बेच दीजिए। भाई मान लीजिए वो मालिक है एक्स, अब आ जाए वाई, तो अगर वाई के पास शेयर है तो बिल्डिंग भी किसकी है? वाई की, क्योंकि ऑथोरिटी तो भाई इक्विटी शेल्डर को पहचानेगा। तो यहां पे उन्होंने ऐसे ही किया है। प्लानिंग टू स्टार्ट डेवलपमेंट ऑफ ए लार्ज न्यू रिटेल रादर देन इनकॉर्पोरेटिंग ए न्यू कंपनी, ए एक्वायर द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ ए सेल कंपनी। आगे पढ़िए। द सेल कंपनी डज नॉट कंटेन एनी सेट ऑफ एक्टिविटी एंड एसेट, डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। सेल कंपनी का मतलब ये होता है उसमें कुछ होता नहीं है, बस कैश आया गया, बस ऐसी कोई
कोई क्या बोलते हैं, कोई बिजनेस थोड़ा ना होता है सेल कंपनी। सेल कंपनी समझते हैं आप? सेल कंपनी का मतलब कि बस ऐसे ही पैसे के लेन देन के लिए कंपनी क्रिएट किया हुआ है, वहां कोई काम धंधा नहीं होता। कंपनी शुड अकाउंट फॉर परचेज ऑफ सेल कंपनी इन द सेम वे एज इन कॉर्पोरेशन ऑफ नीव सब्सिडियरी, ठीक है कि नहीं? और इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नो कॉस्ट इन द नेचर ऑफ इंड एस नो गुडविल रिकॉग्नाइज। मतलब कहने का मतलब वो समझिए कि आपने एक नई कंपनी खोली है और इन्वेस्टमेंट की तरह से कई आप इसकी काउंटिंग कीजिए, आप इसको बिजनेस थोड़ा ना मान सकते हैं, ठीक है? अब आइए, अब इसी पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, तब आगे बढ़ेंगे, नई बातें पढ़ेंगे। अब बस नई बातें पढ़ने के लिए हम लोग तैयार हो ही गए हैं। एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, पढ़िए ये 2 और 3 नंबर पढ़ लीजिए, फिर मैं आऊंगा ब्रेक लेके और तब हम लोग पढ़ेंगे असल में बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसको खत्म कीजिए। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कंडक्टिंग इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, स्किल्ड वर्कर है, रिसेंटली ऑब्टेन एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन फॉर्म ऑफ पेटेंट। कंपनी है प्रोडक्शन प्लांट जिसके लिए हमें अप्रूवल हो गया है, लेकिन कंपनी ने अभी तक कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है, ना ही कोई कस्टमर है। बताइए क्या बिजनेस है कि नहीं है? याद करिए, वर्कफोर्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, प्रोडक्शन प्लांट है, बस काम नहीं हुआ है। बिजनेस है कि नहीं? हमने पढ़ा ना, इनपुट होना चाहिए और ऐसा आउटपुट हो जो, सॉरी, ऐसा प्रोसेस जो सब्सटेंशियली कैपेबल हो प्रोड्यूस आउटपुट। आउटपुट तो बस होने ही वाला है, तो बोले इसको क्या मानेंगे हम? बिजनेस। ठीक बात है, मानेंगे बिजनेस। और पढ़िए नंबर 3, अब उसी में थोड़ा चेंज कीजिए। क्वेश्चन 2 में रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट है, सेल फोर्स है, एक्वायर इनपुट एंड प्रोसेस अदर देन सेल फोर्स। ये देखिए क्या अब ये डिफिनेशन को करेगा कि नहीं? मतलब हमने सारा इनपुट ले लिया, सारा प्रोसेस ले लिया, सेल फोर्स को नहीं लिया, तो बताइए बिजनेस है कि नहीं? अभी बिजनेस है। सेल फोर्स का क्या है? हो सकता है वो सेल फोर्स हम नहीं बेचना चाहते हो, सेल फोर्स हम कर लेंगे। भाई देखो हमारे पास इनपुट है, प्रोसेस में कोई चेंज तो हुआ नहीं है, बस एक्स्ट्रा रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट और सेल फोर्स है, मत दो हमें, हम कर लेंगे। ठीक है कि नहीं? तो अभी बताइए क्या है ये? अभी भी ये बिजनेस है और इसकी काउंटिंग एज पर इंड एस ही की जाएगी। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ज्यादा देर नहीं, 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 20 मिनट के बाद 9:27 हो रहा है, 9:47 में फिर बैठते हैं और अब पढ़ेंगे रियल एक्विजिशन अकाउंटिंग।